अस्सलामुअलैकुम। हम रीनल सिस्टम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट के हवाले से। पिछले लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में हमने किडनी स्टार्ट की थी। किडनी में हमने उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस की। फिर हमने उसके जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात की थी कि उसमें नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे, यानी जो नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट्स है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सो नेफ्रॉन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी का जो मेन रोल है द यूरिन फॉर्मेशन वो बेसिकली परफॉर्म होते ही नेफ्रॉन में है। सो देयरफॉर इट फॉर्म द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हर एक किडनी के अंदर तकरीबन 1 to 1.3 मिलियन ऑफ द नेफ्रॉन होते हैं जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। विद द एज, जब एज 45 या 50 से बढ़ते जाते हैं तो नंबर ऑफ नेफ्रॉन वो डिजेनरेट हो जाते हैं और नंबर ऑफ नेफ्रॉन एंड द किडनी बिकम डिक्लाइन एट द रेट ऑफ 0.8 to 1% पर ईयर। इसके बाद जो नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं तो उसके दो पार्ट्स हैं नेफ्रॉन की। एक है हमारे पास रीनल और मेल्पिजियन कार्पसल जो कि कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी में होते हैं, और रीनल ट्यूब्यूल जो कि मेड्यूला ऑफ द किडनी में वाक़या होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ कार्पसल पोजीशन नेफ्रॉन को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं कॉर्टिकल और सुपरफिशियल नेफ्रॉन और दूसरा है जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन हम उसी नेफ्रॉन को कहेंगे जिसकी कार्पसल जो है वो आउटर कॉर्टेक्स में वाक़या होते हैं। जो आउटर बॉर्डर ऑफ द किडनी होते हैं, पेरिफेरल बॉर्डर, तो वहाँ पर इसकी जो कार्पसल है वो वाक़या होते हैं। तकरीबन 85% जो हमारा किडनी के अंदर नेफ्रॉन है दैट इज़ द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इसके अलावा वो नेफ्रॉन जिसका कार्पसल इनर कॉर्टेक्स में वाक़या हो यानी मेड्यूला के नज़दीक हो तो फिर इसको हम कहते हैं जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, और ये है 15%। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है कॉर्टिकल लेयर और ये है हमारे पास मेड्यूला, ठीक है। तो जिस नेफ्रॉन की कार्पसल आउटर पेरिफेरल लाइन की नज़दीक हो दैट इज़ कॉल्ड द कॉर्टिकल, और जो इनर लाइन के नज़दीक हो दैट इज़ कॉल्ड जक्स्ट्रा मेड्यूलरी। लेकिन ज़्यादातर हमारे पास जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। ये देखें, ये इसका डायग्राम दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास पेरिफेरल लाइन ऑफ द किडनी है यानी कॉर्टेक्स का, और ये कॉर्टेक्स का इनर लाइन है जिससे आगे फिर मेड्यूला स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो नेफ्रॉन जो मेड्यूला के नज़दीक है, जिसकी कार्पसल मेड्यूला के नज़दीक है, दे आर कॉल्ड जक्स्ट्रा मेड्यूलरी, और जो आउटर लाइन के नज़दीक है दैट इज़ कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें जिस तरह हमने बात की कि इसके दो पोर्शन हैं, एक है कॉर्टिकल पोर्शन और दूसरा है ट्यूब्यूलर पार्ट। तो जो ऊपर दिया गया स्ट्रक्चर है ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड कार्पसल, और जो बाकी स्ट्रक्चर रह जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड द ट्यूब्यूलर पोर्शन। और फिर ये वाला जो रीजन है ये दिस इज़ द ट्यूब्यूलर रीजन। ये हो गया आपके साथ ट्यूब्यूलर रीजन। ये वाला जो है दिस इज़ द कार्पस्कुलर रीजन, और फिर ये आपके पास हो गई कलेक्टिंग डक्ट्स। सो टुवर्ड द कार्पसल, सो इसकी स्ट्रक्चर को अगर आप देख लें सो दिस इज़ द स्पेरिकल स्ट्रक्चर। स्फीरॉइड कहते हैं स्पेरिकल की तरह, यानी ग्लोब की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है विद द डायमीटर ऑफ 200 माइक्रोन। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रीनल कार्पसल क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। जैसे ही ब्लड आ जाते हैं इनटू द नेफ्रॉन, ठीक है, तो वो रीनल कार्पसल को ही आते हैं और वहाँ पर फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। सो इनिशियल स्टेप ऑफ यूरिन फार्मेशन जो है वो हमारे पास रीनल कार्पसल में ही होते हैं। अब इसके दो पोर्शन हैं कार्पसल की, एक है ग्लोमेरुलस और दूसरा है बॉमिन कैप्सूल। अब इसको देखते हैं कि ग्लोमेरुलस किसे कहते हैं और
बॉमिन कैप्सूल किसे कहते हैं। ये देखिए जी, ये वही आर्टरी है जो कि ब्लड लेकर आते हैं टुवर्ड द नेफ्रॉन फॉर द फिल्ट्रेशन। जैसे ये एंटर हो जाते हैं नेफ्रॉन तो ये छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं। तो जो कैपिलरीज का बंच बन जाते हैं, जो टफ ऑफ द कैपिलरीज बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और जो इसकी इर्द गिर्द ये वाला जो कैप्सूल नज़र आते हैं आप लोगों को, इसको हम कहते हैं बॉमिन कैप्सूल। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड टॉक्सिक मटेरियल के साथ आए हैं इनटू द नेफ्रॉन, तो यहाँ पर उसके फिल्ट्रेशन होगी। तो जो फिल्टर ब्लड रह जाते हैं वो इसी आर्टरी के थ्रू वापस जाएंगे इनटू द बॉडी, और जो फिल्ट्रेट बन जाते हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल हैं, वो नीचे इसी बॉमिन कैप्सूल में आ जाएंगे। इसको डिटेल से पढ़ते हैं। ग्लोमेरुलस, सो दिस इज द टफ्ट ऑफ द कैपिलरी, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया, फॉर्म बाय द ऑफेरेंट आर्ट्रियोल एट वन एंड एंड एफेरेंट आर्ट्रियोल ऑन द अदर हैंड। ये देखें, इसको हम कहते हैं अफेरेंट आर्ट्रियोल, जो कि ब्लड लेकर आएंगे, और जो ब्लड लेकर जाएंगे इसको हम एफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। ठीक है, और जो टफ्ट ऑफ द कैपिलरीज बनते हैं वो बेसिकली इन्हीं से बनते हैं। इन द बॉमिन कैप्सूल the afferent arteriole divided into 4 or 5 large capillaries which is further divided into the small capillaries। ठीक है, जो आर्टरी आएंगी वो छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड होंगी, फिर हर एक कैपिलरीज जो है वो फर्दर डिवाइड होंगे, तो वो एक गुच्छा बनाएंगे कैपिलरीज के। तो इससे बेसिकली क्या होता है, फिल्ट्रेशन होते हैं। और ये कैपिलरीज फिर जब नेफ्रॉन छोड़ते हैं सो एट यूनाइट, ये जो है आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, और आपके साथ एक एफेरेंट आर्ट्रियोल बनाते हैं, और एफेरेंट आर्ट्रियोल फिर नेफ्रॉन से बाहर निकलकर जो ब्लड फिल्टर हो गई है उसको वापस बॉडी में लेकर जाते हैं। अच्छा, ग्लोमेरुलस की तरफ आते हैं दोबारा। तो जिस तरह हमने बात की कि जो नेफ्रॉन से जो आर्टरीज निकलते हैं दैट आर कॉल्ड एफेरेंट आर्ट्रियोल। अब ये एफेरेंट आर्ट्रियोल जब इससे निकल जाते हैं तो इसको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं। ये किस तरह जाते हैं, ये देखें, ये जब नेफ्रॉन से निकल जाते हैं तो इट फॉर्म द नेटवर्क अराउंड द ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये देखिए, ये नेफ्रॉन की ट्यूब्यूलर पार्ट है, इसके इर्द गिर्द ये इन्होंने एक नेटवर्क बनाया है। अब आपके साथ अगर नेफ्रॉन कॉर्टिकल है, ठीक है, तो इस नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज को हम कहेंगे पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। लेकिन अगर आपके साथ नेफ्रॉन जो है वो जक्स्ट्रामेड्यूलरी है तो फिर हम इसी नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज को कहते हैं वेजा रेक्टा। बाकी दोनों सेम ही चीज़ है, वही एफेरेंट आर्ट्रियोल की कैपिलरीज है जो कि ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन की इर्द गिर्द जो है नेटवर्क बनाया है, लेकिन डिपेंड करते हैं कि ये नेफ्रॉन कौन से टाइप के हैं। ये जो कैपिलरीज होते हैं वेजा रेक्टा और पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, इसके अंदर पोर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं फेनेस्ट्रे या फिल्ट्रेशन पोर्स, इसको हम कहते हैं, जो बेसिकली फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। बॉमिन कैप्सूल क्या है, सो जिस तरह आप लोगों ने देखा, दैट इज़ द कैप्सूलर स्ट्रक्चर दैट इनक्लोज ग्लोमेरुलस। इसी तरह का होता है, फॉर एग्जांपल ये ग्लोमेरुलस है, तो इसके इर्द गिर्द जो कैप्सूलर स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज़ कॉल्ड बॉमिन कैप्सूल। अब इसके दो लेयर्स हैं, एक उसकी इनर विजरल लेयर है जो कि ग्लोमेरुलस के साथ टच में है, और इसके आउटर दूसरा जो है वो आउटर पेराइटल लेयर है। ठीक है, जो कि आगे फिर ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन बनाएंगे। बॉमिन कैप्सूल का काम क्या है, इट एक्ट एज अ फनल विद अ फिल्टर पेपर। ठीक है, जो चीज़ें ग्लोमेरुलस में आ जाते हैं तो वो फिल्टर डाउन होते हैं इसी बॉमिन कैप्सूल के थ्रू। ठीक है, यहाँ से ये फिल्टर होते हैं, तो जस्ट लाइक अ फनल ये काम करते हैं। अब इसकी बॉमिन कैप्सूल की जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े होते हैं। ये देखिए, ये उसके सेल्स हैं और इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, लेकिन इसके साथ लूजली अटैचमेंट उसके है, कंप्लीट अटैचमेंट उसके साथ नहीं है। ठीक है,
और ये जो अटैचमेंट हो चुकी है एट इज़ थ्रू अ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। ये देखिए, ये नीचे वाले डायग्राम को आप देख लें, ये साइटोप्लाज्मिक क्या है, एक्सटेंशन है, जिसको हम पेडिकल्स कहते हैं। तो बेसिकली जो एपिथेलियल सेल होते हैं ये पेडिकल्स के थ्रू उसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। अब हर एक सेल को आप देखें, ये वाले सेल को देख लें और ये सेल को देखें, इन दोनों के दरमियान यहाँ पर स्पेस भी वाक़या है, ठीक है। इस स्पेस को हम कहते हैं स्लिट पोर्स। अब यहाँ पर जो हमारे पास एपिथेलियल सेल जिसके साथ पेडिकल्स भी हो तो हम इसको फिर पोडोसाइट्स कहेंगे। ये वाला देखिए, ये पूरा सेल आप ले लें तो ये उसमें एपिथेलियल सेल है और फिर इसके साथ जो पेडिकल्स है उसी पेडिकल्स के थ्रू ये अटैच हो चुके हैं इनटू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हम फिर पोडोसाइट कहते हैं। अब सेकंड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन की तरफ आते हैं, विच इज़ द ट्यूब्यूलर पोर्शन। कार्पसल तो हमने पढ़ी, उसमें बॉमिन कैप्सूल और दूसरा ग्लोमेरुलस है, लेकिन ट्यूब्यूलर पोर्शन जो है इसको हमने 3 ग्रुप्स में यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये देखें, दिस इज़ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, दिस इज़ द लूप ऑफ हेनले, और ये पोर्शन जो है दिस इज़ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिस तरह आप लोगों ने पिछले डायग्राम में देखा, इट इज़ अ कॉइल शेप, देखिए कॉइल शेप है ये, arising from the Bowman capsule। Bowman capsule की continuation है and situated in the cortex and continues at the descending limb of loop of Henle। ये देखें कहाँ से arise हो चुकी है, from the Bowman capsule, और फिर आगे ये कंटिन्यू होते हैं एज अ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले के साथ ये कंटिन्यू हो चुके हैं। अच्छा, एट हैव a hairs like projection directed toward the lumen of the tubule। इसकी जो ल्यूमिन होते हैं ये देखिए, ये हमारे पास सपोज ये एक पार्ट ऑफ द डिस्टल वर्ड करोटिड ट्यूब्यूल, तो इसकी जो इनर पोर्शन है इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, जो उसकी ल्यूमिन यानी कैलिबर तरफ ओपन होते हैं। सो इसीलिए इसकी जो सेल्स है, जो एपिथेलियल सेल जिससे ये बना है, इसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर सेल, कि उनकी जो प्रोजेक्शन होते हैं एट अपीयर लाइक ब्रश, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसके सेल को हम ब्रश बॉर्डर सेल कहते हैं। फिर आगे इससे क्या है, लूप ऑफ हेनले है। अब लूप ऑफ हेनले इन द कॉर्टिकल पोर्शन में जब होते हैं तो इसका लेंथ कम होता है और जक्स्टा मेडुलरी में इसका लेंथ ज़्यादा होता है। अब पूरी जो लूप ऑफ हेनले इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, द डिसेंडिंग पार्ट विच इज़ द थिक, फिर थिन डिसेंडिंग, ठीक है, फिर आगे थिक असेंडिंग, थिन असेंडिंग, और जो असेंडिंग और डिसेंडिंग को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं इसको हम कहते हैं हेयरपिन बेंड। तो ये 3 पार्ट्स है, डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे की तरफ है, असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर की तरफ है, और उस दोनों को जो कनेक्ट करते हैं हेयरपिन बेंड। सो डिसेंडिंग लिम्ब इज फर्दर डिवाइड इनटू थिक एंड थिन। जो फर्स्ट पोर्शन उसका होता है दैट इज थिक, इस तरह होता है, फिर आगे जाकर ये थिन हो जाते हैं। So it is the direct continuation of the proximal convoluted tubule descend down into the medulla, length और diameter दिया गया है, और it is also formed by the brush border epithelial cell। फिर thin ascending, so it is the continuation of descending, thick descending and formed by the platen epithelial cell, not brush border। इसकी जो सेल है ये brush border नहीं है, ठीक है। फिर आगे जाकर ये हेयर पिन बेंड के साथ अटैच होते हैं क्योंकि वहाँ पर वहीं से फिर असेंडिंग पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग को जो बेंड्स के थ्रू, ये देखिए ये असेंडिंग है और ये डिसेंडिंग, तो इन दोनों को जो बेंडिंग पॉइंट इसको कनेक्ट करते हैं इसको हम हेयर पिन बेंड कहते हैं। अगेन असेंडिंग लिम्ब इज डिवाइडेड इनटू थिन एंड थिक, तो इसका जो हेयर पिन बेंड के साथ जो अटैच है दैट विल बी थिन, ठीक है, एंड फॉर्म बाय द प्लेटेंट एपिथेलियल सेल, नॉट ब्रश बॉर्डर, एंड कंटिन्यू इज अ थिक असेंडिंग। अब थिक जो है इसका लेंथ भी दिया गया है एंड इट इज फॉर्म बाय द एपिथेलियल सेल विदाउट ब्रश बॉर्डर।
and it ascends to the cortex and continues as the distal convoluted tubule. अब distal convoluted tubule को देखते हैं. So it is the continuation of thick ascending limb lie in the cortex of the kidney and continues as collecting duct. ये arise होते हैं from the thick ascending limb, लेकिन आगे फिर ये जब coil shape structure बनाते हैं तो उस coil shape structure से फिर आगे ये collecting duct में open होता है. और इसकी जो सेल है that is also epithelial cell without brush border, जिसको हम आई सेल या intercalated सेल कहते हैं. सो दिस इज़ द distal convoluted tubule. ये उसकी लेंथ, डायमीटर और टाइप ऑफ सेल का समरी दिया गया है कि कौन से पोर्शन में किस टाइप ऑफ सेल्स होंगी, इसकी डायमीटर क्या होगी और इसकी लेंथ क्या होगी. तो हमारे पास सिवाय प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और थिक डिसेंडिंग लिम्ब ये ब्रश बॉर्डर है. बाकी इसके अलावा जितनी भी सेल है दे आर नॉट ब्रश बॉर्डर. अच्छा, ये नेफ्रॉन की समरी दिया गया है कि नेफ्रॉन के दो पोर्शन होते हैं, रीनल कार्पसल, ट्यूब्यूलर पोर्शन. रीनल कार्पसल में फिर दो पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस एंड बॉमिन कैप्सूल. ट्यूब्यूलर पोर्शन में तीन पार्ट्स हैं, द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, द फर्स्ट पार्ट